नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। बड़े खास मौके पर यह सार्थक संवाद है। देश एकदम से अचंभित है। तमाम सरकारें जब राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए नए नए कर के उपाय खोजती हैं, वो क्षेत्र तलाशती हैं कि कहां पर नया कर लगाया जा सकता है जिससे अपने राजस्व की वृद्धि की जा सके, खजाने को भरा जा सके। ऐसी परिस्थिति के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित किए तो उन्होंने कुछ उलट बात ही कही। उन्होंने कहा कि हम दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं, जीएसटी में नए सुधार करने जा रहे हैं, बड़े स्तर पे करों में कटौती करने जा रहे हैं। सामान्य जनधारणा ये रही कि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, कुछ बात कह दी गई होगी। लेकिन अभी हाल ही में जब 56वीं जीएसटी की कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के मंत्री शामिल होते हैं, उसमें तो आमूल चूल मानो परिवर्तन कर दिया गया। 4 स्तर पर जो स्लैब था जीएसटी का वो 2 स्तर पर ला दिया गया। 28% और 12% को खत्म कर दिया। अधिकांश चीजों पर 5% कर लगा दिया गया। कई क्षेत्रों में कर शून्य कर दिया गया। एसी, फ्रिज, टीवी, कार जिन पर 18% टैक्स लगता था वो 18% पे ला दिया गया। खाने पीने के सामान में बहुतेरे क्षेत्र तो ऐसे रहे जिन पे कोई कर ही नहीं रहा। और जो अतिरिक्त विलासी वस्तुएं हैं या नुकसान पहुंचाने वाला सामान है, तंबाकू, सिगरेट, इन पर 40% का टैक्स लगाया। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे राज्य या केंद्र सरकार के बजट में कितनी कटौती होने वाली है और इस नुकसान को उठाने के लिए सरकारें क्यों तैयार हुई, ये तमाम सवाल हमारे जहन में। इसका उत्तर किससे लें? तो इसका उत्तर के लिए हमारे पास एक शख्स है, नाम उनका ओपी चौधरी है। छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री और वाणिज्यिक कर मंत्री है। और राष्ट्रीय स्तर पर जब भी ऐसे फैसले लिए जाने होते हैं तो कुछ मंत्रियों के समूह बनाए जाते हैं। जब से ओपी चौधरी को वित्त मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में कमान मिली है, लगभग हर कमेटी में उनका नाम दिखता है। अर्थात चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहीं ना कहीं भरोसा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति दिखता है। तो उस बैठक से लौटे ओपी चौधरी जी को हमने पकड़ने की कोशिश की। इस समय ओपी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं ये पूरी कहानी है क्या। तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस सार्थक संवाद में। और शुरुआत इस बात से ही करते हैं, लोग तो हैरत में हैं ही, आप खुद कितने हैरत में रहे जब पता चला कि ऐसा कुछ करना है? जी, नरेंद्र मोदी जी अपने बिग रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है या उससे पहले उन्होंने गुजरात की कमान संभाली थी, तो हमेशा मैंने देखा है, आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो हमेशा बिग रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से देख लें। अभी हम जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही समय पूर्व उन्होंने इसी तरह से इनकम टैक्स के मामले में किया था। जब से हम लोग पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले, तब से अब इनकम टैक्स में देखते थे कभी 50,000 बढ़ गया रिबेट की सीमा, कभी 1 लाख बढ़ गई रिबेट की सीमा, ऐसे ही सुनते आ रहे थे। बट एकाएक उन्होंने सीधा 12 लाख रिबेट की सीमा को पहुंचा दिया। इसी तरह से अभी उन्होंने जीएसटी में जो जीएसटी 2.0 किया है वो बिग रिफॉर्म्स है और देश की इकोनॉमी को वास्तविक अर्थों में डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसके लिए जिन जिन फैक्टर्स की जरूरत है उस दिशा में बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, साहसिक कदम उठा रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी कदम उठा रहे हैं। ये तो ठीक है चौधरी साहब, पर जानना आपसे है कि हुआ क्या है? भाई, आम चुनाव तो हो लिया साल भर पहले, अभी तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है देश के स्तर पर। क्या सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया क्या, रखने की जगह नहीं मिल रही? तो सोचा अब इतना कलेक्शन करके क्या करेंगे, इसलिए चलो लौटा दो या लो ही मत। है क्या, कहानी क्या है? आप दावा कर रहे हैं सुधारों के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस समय क्यों? जी, एक्चुअली हिमांशु जी, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए उनके लीडरशिप को विशेष रूप से सम्मान करता हूं और देश के करोड़ों लोग विशेष रूप से इसलिए भी सम्मान करते हैं कि उनके जो एजेंडे होते हैं वो कोई चुनावी एजेंडे, राजनीतिक एजेंडे से काफी ऊपर और काफी बड़े होते हैं। और कई ऐसे काम वो करते हैं जो राजनीतिक
इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, राजनीतिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, तब भी राष्ट्रहित में जो होता है वो बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं। दूसरी चीज, इसलिए मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता जब वो धारा 370 हटाने का निर्णय अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कर लेते हैं, या आज इनकम टैक्स का जो उन्होंने स्टेप लिया, या अभी जीएसटी का जो उन्होंने स्टेप लिया जब चुनाव, अगले आम चुनाव 4 वर्ष बाद हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। दूसरा चीज हम बोलते हैं कि आपने कहा कि सरकार के पास बहुत खजाना हो गया है क्या। देखिए, जब भी रिफॉर्म है तो टैक्स कलेक्शंस तो बढ़ता है, और कोई भी रिफॉर्म्स होता है तो टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़े, आई मीन टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पे करने वाले हैं उनका नंबर बढ़ता है, रिफॉर्म्स का वही आउटकम होता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, तो टैक्स के रेट कम करने चाहिए। एक डेवलपिंग इकॉनमी को डेवलप्ड इकॉनमी में आगे बढ़ाने की दिशा में विजनरी स्टेप यही होता है। दूसरी चीज आपने कहा कि हम जैसे सोचते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा आना, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा टेक्निकल होते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि इकोनॉमी को कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है। टैक्स लेना किसी व्यक्ति के पैसे को सरकार अपने पास ले लेती है, सरकार अपने पास ले लेती है किसी व्यक्ति के पैसे को, तो सरकार के जेब में चला जाता है, और सरकार जब नहीं लेती तो व्यक्ति के जेब में जाता है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कोई लॉस या कोई कमी या कोई फायदा नहीं होता है, वो या तो सरकार के जेब में जाता है या जनता के जेब में जाता है। तो ये सरकार अपने जेब में ना लेकर उसे जनता की जेब में पहुंचा रही है, ताकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, कंज्यूमर उनके कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़े, उनकी सेविंग कैपेसिटी बढ़े, और इकोनॉमी को ज्यादा रफ्तार मिल सके। वो तो ठीक है, आपने बताया कि बेस बढ़ना चाहिए, पर जब जीएसटी लागू किया तो जीएसटी तो इसी सरकार ने लागू किया था, और उस समय पर ये 4 स्लैब भी आप ही लोग लेकर आए थे। इसके बाद आज ये सुधार किया जा रहा है, ये गलती को सुधारा जा रहा है, या अनुभव के साथ समझ में आया कि पहले जितना था उसके मुकाबले ये ज्यादा बेहतर रहेगा? थोड़ा समझाओ तो सही, अभी ठीक हो रहा है या पहले ठीक किया गया था? क्योंकि दोनों फैसले आपकी सरकार के हैं, दोनों ही माननीय मोदी जी के समय पे। बदला है तो केवल वित्त मंत्री बदला है, पहले अरुण जेटली थे, अब निर्मला सीतारमण है। किसको ज्यादा योग्य माने? नहीं, निर्मला जी भी कई वर्षों से हैं, उसके बाद कई वर्षों बाद उन्होंने स्टेप लिया है। मैं कहना चाहूंगा हिमांशु जी, जब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म्स की दिशा में एक चरण वो था, एक चरण ये है, दोनों स्टेप अलग हैं, चरण अलग हैं, और इकोनॉमी का, देश का कंडीशन उस समय अलग था, आज अलग है। मैं 2017 की बात करना चाहूंगा। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ। उसके पहले देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस 17 प्रकार के लगते थे, राज्यों के द्वारा, देश के द्वारा, राष्ट्रीय स्तर यूनियन सरकार के द्वारा, और अलग अलग चुंगी कर, एंट्री फीस, सेल टैक्स, एक्साइज, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। और व्यापारी व्यक्ति और आम व्यक्ति भी तरह तरह से प्रताड़ित होता था। किसी राज्य की सीमा से, एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में कोई किसी का सामान अगर ट्रक में जा रहा है तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ता था, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था। उस तरह के स्थिति से विपक्ष कहता है जीएसटी के लिए, राहुल गांधी जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स प्रणाली तो वो थी जिसको कभी कांग्रेस ने सुधारने की कोशिश नहीं किया। कई बार जीएसटी का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के समय में भी आया था, बट वो राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्होंने नहीं दिखा पाई। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि देश का एक कंडीशन वो था जिसमें अलग अलग कर थे, अलग अलग कर की दरें थी, 17 प्रकार के कर थे, सैकड़ों प्रकार की दरें थी, और व्यक्ति को व्यापार करना या आम आदमी को वस्तुओं को आसानी से प्राप्त करना पॉसिबल नहीं था। कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी में जो बोला जाता है, उसे मैं आपको माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि पहले वैट था या दूसरे जो टैक्सेस थे उसमें कर के ऊपर कर लगता था। मान लीजिए कोई गेहूं आया, गेहूं से आटा आया, आटा के ऊपर मान लीजिए कोई टैक्स लग गया, उसके बाद वो ब्रेड बन रहा है तो ब्रेड पर उस मतलब आटे की कीमत को जोड़कर ब्रेड पर टैक्स ले लिया जाता था। फिर मान लीजिए ब्रेड से कोई सैंडविच बना रहा है तो ब्रेड पर जो टैक्स लगा उस टैक्स के ऊपर, उस टैक्स के अमाउंट पर भी और टैक्स लेकर के किया जाता था। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स था, जिसको इकोनॉमी में कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं।
उस तरह की प्रणाली थी जिसके कारण आम आदमी को अपनी वस्तुएं बहुत महंगी मिलती थी। जैसे साबुन खरीदना है तो साबुन के पहले उसमें मान लीजिए कोई फ्रेगनेंस जो निकल रहा है या उसमें और जो इनपुट्स लग रहे हैं उन पर टैक्स पहले लग जाता था, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, हर चरण पे लगता जाता था। वैट की प्रणाली में भी समस्या आती थी, वेट की प्रणाली के इतर ये समस्या आती थी। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, उसको भी समाप्त करना जरूरी था। तो देश उन परिस्थितियों में था कि जहां एक देश में एक कर प्रणाली नहीं थी, इसलिए वन टैक्स सिस्टम लाकर, एक देश एक कर प्रणाली लाकर एक बहुत बड़े रिफॉर्म को देश में पुश किया गया। और उसके बाद जब ये टैक्स प्रणाली मैच्योर होते हुए एक स्टेज पर आज पहुंच गई 2025 में, तो 8 सालों बाद दूसरे बड़े रिफॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम के रूप में मैं उसे देखता हूं। देश की इकोनॉमी उस समय अलग कंडीशन में थी, देश की इकोनॉमी और देश की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम उस आज अलग स्टेज में है। तो इसलिए आज मोदी जी ये बड़ा निर्णय करने का साहस कर पाए हैं, और वो नहीं रहते तो मैं मानता हूं कि कोई दूसरे पॉलिटिकल पर्सन में आज भी वो निर्णय लेने में पसीने आ जाते, संभव नहीं होता। उन्होंने ये बड़ा निर्णय वो ले पाए हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जैसे टैक्स बेस की बात कर रहा था मैं, किसी भी कंट्री को मैं बोलूं जी 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 तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था, किसी भी कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली टैक्स रेट्स कम से कम होने चाहिए और टैक्स का बेस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं एक उदाहरण डेटा के माध्यम से देना चाहता हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई। तो 1947 से 2017 तक के 70 सालों में हम कुल 66 लाख इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में लोगों को जोड़ पाए। हर साल का एवरेज 1 लाख से भी कम था। और जीएसटी प्रणाली एक सुधार था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स था, प्रक्रिया की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार था। इसलिए हम देखते हैं कि जब जीएसटी प्रणाली आने के बाद के जो 8 साल हैं उसमें 85 लाख नए टैक्स पेयर जोड़ पाए हैं। पहले के 70 सालों में 66 लाख और बाद के जीएसटी बाद के 8 सालों में 85 लाख। पहले एक साल में टैक्स पेयर जोड़ने की रफ्तार प्रति वर्ष 1 लाख से भी कम थी और जीएसटी इरा आने के बाद प्रति वर्ष 10 लाख से भी अधिक है। तो आज टैक्स पेयर जिस तरह से बढ़े हैं एक रिफॉर्म के कारण, कंप्लायंसेस बर्डन कम होते हैं, कंप्लायंस करना आसान होता है, इसके कारण लोग कंप्लायंस ज्यादा करते हैं, करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं, टैक्स बेस बढ़ता जाता है और उसी कारण से मोदी जी आज टैक्स के रेट को कम करने का बड़ा निर्णय जनता और अर्थव्यवस्था के हित में ले पाए हैं। बड़ा सुंदर तरीके से आपने बता दिया कि किस तरीके का बदलाव आया था, लेकिन इस परिवर्तन में एक बड़ी अजीब सी बात हुई चौधरी साहब। वो अजीब सी बात यह हुई कि अमूमन पहले विचार होता है, उसके बाद ऐलान होता है। हमने देखा है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने सीधे ऐलान किया, फिर एक मंत्रियों का समूह बना जिसमें बैठकर विचार हुआ कि भाई ऐलान कर दिया, अब इसे करना कैसे। जो मंत्रियों का समूह बना था उसमें आपकी भी उपस्थिति थी। थोड़ा उस अनुभव को साझा कीजिए ना, कितने घबरा के उस मीटिंग में गए थे। आपको तो अपना भी बजट देना होता है अपने राज्य का, मोदी जी ने ऐलान कर दिया। शायद सरकार कितनी घबराई इस ऐलान से, कैसे सामना किया उस बैठक में बाकी वित्त मंत्रियों की जिज्ञासाओं का, कैसे निपटे उन शंकाओं से। थोड़ा उस अनुभव को साझा कीजिए ना, अगर कर सके तो। जी जरूर जरूर। रेट रेशनलाइजेशन की कमिटी पहले से बनी हुई थी, उसमें कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया था कि 4 स्लैब को 2 स्लैब करना है या क्या करना है, बट रेट रेशनलाइजेशन की कमिटी पहले से बनी हुई थी और उसमें विचार पहले से चल रहा था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कि किस वस्तु पे दर कम करना चाहिए, किस पे सीन गुड्स का, जैसे आपने शुरुआती जिक्र किया कि जो हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक नशीली चीज़ें, स्मोकिंग वाली चीज़ें होती हैं, उसमें बढ़ाने का भी सोचा गया है। तो जो रेट रेशनलाइजेशन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पहले बनी हुई थी और मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत इन डेप्थ डेलिब्रेशन, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस उनकी पूरी टीम करती है, पूरा डिपार्टमेंट करता है, सब लोग करते हैं। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी रेट रेशनलाइजेशन पे पहले से काम कर ही रही थी, उसके भी बहुत सारे बिंदुओं को पूरी तरह से वहां पर लिया गया और उसी को मिक्स करते हुए किया गया। मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं
वो बड़े सोच के साथ लेते हैं, बड़े इन डेप्थ एनालिसिस के साथ लेते हैं। ये पूरा आप उनकी वर्किंग से हम सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण जी का भी सेम नेचर है, किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना है तो बहुत इन डेप्थ जाकर वो एनालिसिस करके निर्णय लेती हैं। दूसरा चीज़ आपने हमारे बजट की दृष्टि से कहा या दूसरे राज्यों को फेस करने की बात कही, वो दोनों बिंदुओं पर भी मैं अपना अनुभव आपके साथ से जरूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम सोचते हैं जब भी कोई टैक्स का रेट कम होता है तो हम सोचते हैं कि भाई रेवेन्यू लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस हो गया। तो मैं तो पहले ही बोला कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू प्रॉफिट वाला कोई विषय होता नहीं है, या तो पैसा सरकार के जेब में जाता है या जनता के जेब में जाता है। आज हम बोल रहे हैं कि स्टेट के एक्सचेकर पे कमी आएगी, इस तरह की बातें सोच रहे हैं, तो टैक्स का रेट कम किया गया तो एक झटके में कुछ समय के लिए तो जरूर कमी आती हुई दिखेगी। बट इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो पैसा कस्टमर के जेब में जाएगा, आम आदमी के जेब में जाएगा। आम आदमी की कैपेसिटी उसकी कोई चीज खरीदने की और बढ़ जाएगी। आज जैसे मिडिल क्लास के एस्पिरेशन के हिसाब से फ्लैट टीवी में या एसी में 28% की रेट को घटा के 18% किया गया है। साइकिल में जो 12% रेट होता था उसको 5% किया गया है। बाइक्स में 28% जो रेट होते थे उसको 18% किया गया है मोटरसाइकिल में। तो इस तरह से जो कमी की गई है उससे आम आदमी के परचेसिंग कैपेसिटी, उसके खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति इतना आय कमाता था जो एक खरीद सकता था कोई चीज को, तो आज 1.25 सवा खरीद सकेगा, किसी चीज को 1.5 खरीद सकेगा, सभी चीजों को मिला करके। तो उसकी अगर आज किसी चीज को खरीदने की क्षमता 1 थी, वो बढ़कर सवा या 1.5 हो जाएगी मान लीजिए। तो वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करेगा, आम आदमी ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, और वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। और अर्थव्यवस्था को जब रफ्तार मिलेगी तो थोड़े से लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में ही वो सरकार का टैक्स फिर से बढ़कर आएगा। तो अर्थव्यवस्था में टैक्स घटाने का मतलब हमेशा टैक्स का कम हो जाना नहीं होता है, वो घूम फिर कर लोगों की परचेसिंग पावर को बढ़ाता है और आगे जा करके उसको इकोनॉमी में टेक्निकल टर्म में बायंसी बोलते हैं, बायंसी के रूप में वापस टैक्स बढ़ता है, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती है, ग्रोथ रेट बढ़ती है। और इसी तरह के जो रिफॉर्म्स हैं मोदी जी लगातार लेते रहे। इसीलिए मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही हैं, लेकिन भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग्स्ट लार्जर इकोनॉमीज, और एक रोबस्ट ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की बनी हुई है। ये मोदी जी के इस तरह के बिग रिफॉर्म्स हैं, उसके कारण ही संभव हो पाया है। अर्थव्यवस्था की गति अगर तेज नहीं रहेगी तो भी टैक्सेस और राज्यों के रेवेन्यू कम हो जाएंगे। इस बात को लार्जर पिक्चर में समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज आपने कहा कि विभिन्न राज्यों का या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में आपने कैसे फेस किए, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा विपक्ष का जो दृष्टिकोण होता है वो बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड वाला होता है। डबल स्टैंडर्ड के साथ वो लोग बिहेव करते हैं। जीएसटी काउंसिल के अंदर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर अधिकांश विपक्षी जो सरकार वाले राज्य होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी कम कर लो रेट, लेकिन हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो भाई रेवेन्यू तो सबका कम हो रहा है, राज्यों का भी कम हो रहा है, गैर भाजपा शासित राज्यों का भी कम हो रहा है, भारत सरकार का भी रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था को हमको आगे बढ़ाना है तो ये नहीं बोल सकते कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट करिए। रेवेन्यू प्रोटेक्शन किया भारत सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किया, जैसा जीएसटी काउंसिल में सभी लोगों ने मिलकर तय किया था। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों ने भी वहां पर मिलकर सहमति दी थी जुलाई 2017 में कि 5 सालों तक हम रेवेन्यू को भारत सरकार प्रोटेक्ट करेगी। उसी बीच में कोरोना भी आया। कोरोना में राज्यों की रेवेन्यू, केंद्र सरकार की रेवेन्यू ड्रास्टिक तरीके से गिर गई थी। उसके बाद भी भारत सरकार ने अतिरिक्त लोन लेकर के राज्यों को कंपनसेट करने का काम किया। लेकिन अब अगर मेरे को 14% ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपनसेट करते ही रहेंगे तो मैं कोई रिफॉर्म क्यों करूंगा? मुझे रिफॉर्म करने के लिए भी मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर मेरा टैक्स का पहले होता था कि जब अगर कंपनसेशन मिलता रहता तो होता कि भाई मैं अगर ग्रोथ नहीं ला पा रहा हूं तो भारत सरकार देगी, तो मैं क्यों ग्रोथ लाऊंगा? इसलिए इससे रिफॉर्म्स डिमोरलाइज होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, राज्यों की मोटिवेशन की क्षमता कम होती है। इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो बेसिकली जो विपक्षी राज्यों का डबल स्टैंडर्ड मैं बोल रहा था
कि जीएसटी काउंसिल या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू प्रोटेक्ट करो और इस तरह के दाम कम करने वाली चीजों को, कीमत घटाने वाली मोदी जी के बड़े रिफॉर्म्स का वो विरोध करते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि दाम नहीं घटाया जा रहा है। तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और कहा जाता है। हाँ, लेकिन अंत में मैं निर्मला सीतारमण जी के लीडरशिप को जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने अंत में सर्वसम्मति बनाने में सफलता प्राप्त की, अलग अलग तरीके से लोगों को कन्विंस किया। जो ये सर्वसम्मति बनाए उसमें केंद्र सरकार को अपनी जेब से कितनी कटौती करनी पड़ी। ये जीएसटी, एक देश एक कर, बात तो बहुत अच्छी है, पर बीच में एक छोटा सा खिड़की दिखाई देती थी, वो दिखती थी सेस की, जिसका पूरा रेवेन्यू जो है केंद्र सरकार के खाते में जाता था। इस बार पता चला सेस वेस काफी हटबट गया। क्या मजबूरी आन पड़ी जिससे सेस गायब हो गया। कोयले पे 400 रुपए टन लगता था, अब पता चला कि जीएसटी 5% से 18% कर दिया गया, सेस गायब हो गया। ओबीजी इस पर भी कुछ रोशनी देंगे, उम्मीद करें आपसे। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया हिमांशु जी। भारत सरकार को किस तरह से रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं और उसके बाद भी भारत सरकार किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बड़े बड़े रिफॉर्म्स को कैसे आगे बढ़ा रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सेस का भी है। जैसे सेस कोयला पे जैसे आपने चर्चा की 400 रुपये प्रति टन, तो पहली चीज तो मैं स्पष्ट करूं कि जो सेस लगाया गया था ये बड़े स्पेसिफिक पर्पज से, विशेष उद्देश्य से लगाया गया था। वो विशेष उद्देश्य था, कोरोना के समय में भारत सरकार का रेवेन्यू एकदम से गिर गया, राज्यों का राजस्व एकदम से गिर गया, उसके कारण से उसे कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार ने अतिरिक्त लोन लिया और लोन लेकर 14% के ग्रोथ के हिसाब से राज्यों को कंपनसेट करने का बहुत बड़ा काम किया। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, सहकारी संघवाद की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि कोरोना के विकट परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने राज्यों को 14% के ग्रोथ रेट के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जीएसटी का कंपनसेशन प्रदान करने का काम किया। और उसके लिए जो लोन भारत सरकार ने लिया था उसको चुकाने के लिए 400 रुपये प्रति टन कोयले पर अतिरिक्त सेस लगाया गया। पहले क्लीन एनर्जी के नाम से पहले जमाने में वो सेस लगता था। अब उस सेस को लेकर के उसे सेस पूल में जमा किया जाता था और उस सेस पूल के माध्यम से वो जो लोन अकाउंट था, जो राज्यों को कंपनसेट करने के लिए लोन लिया गया था, उसके मूलधन और ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के रूप में उसे पटाया जाता था। वो अक्टूबर 2025 में वो लोन जो लिया गया था वो पटकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने जैसा कहा, भारत सरकार को 400 रुपये प्रति टन कोयले का से सीधा भारत सरकार के खाते में जाता था और उसे इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं वो रेट मर्ज भी हो गया था। पूरी अर्थव्यवस्था, पावर प्लांट, कोयला का जो उपयोग करते हैं, स्टील प्लांट, सब लोग उसे एक्सेप्ट कर लिए थे। तो भारत सरकार ये भी कर सकती थी कि वो 400 टन को क्लीन एनर्जी सेस के नाम से या किसी और रूप से कंटिन्यू चला सकती थी। सेस चलाने का अधिकार भारत सरकार को होता था। इससे अन्य विभिन्न प्रकार के जो सेस लिए जाते थे उससे भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आमदनी होती थी, जिससे वो लोन रिपेमेंट करते थे। भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 400 रुपये प्रति टन पर जो कोयले पर सेस था, उसे सेस को समाप्त करते हुए उसे जीएसटी में मर्ज कर दिया है। जैसा कि आपने समझाया कि 5% से कोयले का जीएसटी 18% कर दिया गया। इससे कोयले का दाम अतिरिक्त कोई बढ़ेगा नहीं, वो 400 रुपये प्रति टन उसी में एडजस्ट हो रहा है। वो अब जीएसटी में आने के बाद 50% वो पैसा राज्य सरकारों को मिल जाएगा, जिस राज्य में उस कोयले को कंज्यूम किया जाएगा, और 50% केंद्र सरकार को वो पैसा मिलेगा। तो 50% का सीधा नुकसान भारत सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया उस पर। दूसरा चीज, भारत सरकार को भी जो पैसा जाएगा 50%, उसका 41% जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को पैसा डिवोल्यूशन किया जाता है, पैसा दिया जाता है, जिसका हमारे छत्तीसगढ़ में जो भारत सरकार का कुल राजस्व होता है जो डिवोल्यूशन करने के लिए, उसका 3.407% हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को मिलता है। विभिन्न राज्यों के बीच जब बंटवारा होता है तो वैसे सभी राज्यों को उनके लिए वित्त आयोग ने जो तय किया उसके अनुसार उस परसेंटेज में सबको मिल जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है कि कोयले पर सेस जो लिया जाता था सीधा पहले भारत सरकार के खाते में चला जाता था, अब वो जीएसटी में मर्ज हो गया है। तो 50% छत्तीसगढ़ में जो हम कोयला कंज्यूम कर रहे हैं उसका सीधा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा और
जो केंद्र सरकार को 50% मिलेगा उसका भी 41% हिस्सा घूमकर डिवोल्यूशन के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा। तो इस शेष के समाप्त होने से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को, मैं कोई आकलन तो अभी नहीं कर सकता, बट प्राइमा फेसी मैं बोल सकता हूं कि 2000 से 3000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को होगा। ये भी मैं केंद्र सरकार की उदारता मानता हूं, मोदी जी की, निर्मला सीतारमण जी की दरियादिली मानता हूं कि उन्होंने राज्यों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। जब आप लोग बैठे, चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में और चाहे फिर जाके ये पूरी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, कौन से ऐसे विषय रहे जो करना तो चाहते थे पर सहमति नहीं बन पाई? कुछ काम है ऐसे जो और होने वाले थे पर हो नहीं पाए? कुछ तो असहमति रही होगी। अच्छा तो सब बता दिया, कुछ वो भी तो बताओ जो होना था पर हुआ नहीं है, अभी भविष्य के लिए उम्मीद रखें। मैं हिमांशु जी ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार की जीएसटी काउंसिल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई चीजों पर ओपिनियन में डिफरेंस था, बट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो भी जिसका ओपिनियन है उस ओपिनियन को हम पेन डाउन कर दे रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं रिपोर्ट में, और उसके साथ जीएसटी काउंसिल में जाएंगे। जीएसटी काउंसिल में सारे विषय चले गए, किसी विषय पर आपत्ति भी थी तो पर उस आपत्ति को लिखते हुए चले गए। और ये मैं बताना चाहूंगा निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल में सारे विषयों पर, इस बार के जीएसटी काउंसिल में कोई भी ऐसा विषय नहीं आया जिसको डेफर भी किया गया हो। डेफर मतलब कई बार होता है चलिए इस जीएसटी काउंसिल में चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, उसमें कोई सहमति असहमति निर्णय नहीं लिया जाता, उसको नेक्स्ट के लिए डिफर कर दिया जाता है। ऐसा कोई भी विषय को इस जीएसटी काउंसिल में डेफर भी नहीं किया गया। 100% एजेंडा जितने आए थे सब पे फाइनल डिसीजन कराया गया। कई राज्यों के कई बिंदुओं पर कुछ असहमतियां थी, इससे मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन ओवरऑल निर्मला सीतारमण जी का लीडरशिप था, अनेक राज्यों की सकारात्मक सहभागिता थी, जिसके कारण जो ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस थे उन पर दबाव बना, या और अंत में सबने राष्ट्र हित में और आम जनता के हित में और अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लिया। तो अंत में तो मैं सभी विपक्षी दल जो बाहर निकलकर आलोचना भी कर रहे थे उनके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राजनीतिक ब्लेम गेम वो लोग करते रहते हैं, उनका काम है, बट मैं उनके डबल स्टैंडर्ड को पहले ही उजागर किया। कोई भी दाम कम करने का मैं तो जीएसटी काउंसिल में पिछले लगभग 2 साल से देख रहा हूँ। हो जाएगा, बाहर आकर बोलते हैं दाम ज्यादा क्यों। ये डबल स्टैंडर्ड सभी विपक्षी दलों का मैंने बहुत स्पष्टता के साथ देखा है। उसके बाद भी सबने अंतिम में सहमति दी, चाहे किसी भी तरीके से सहमति दी, बट उस सहमति कराने में निर्मला सीतारमण जी पूरी तरह से सफल हुई। अभी हम इतने सारे चर्चाओं के बीच में, इतने सारे दाम कम हुए उस बीच में हम भूल जा रहे हैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में एक बड़ा निर्णय, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अलग से बना था इंश्योरेंस की, जो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जनता खरीदती है, या जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा जो जनता खरीदती है, तो उस पर 18% का जीएसटी लगता था। उसके लिए भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था, और इस जीएसटी काउंसिल में दोनों तरह के हेल्थ, स्वास्थ्य बीमा हो या जीवन बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों पर 18% से दर को सीधा घटाकर 0 कर दिया गया। तो देश की जो आज, उस पर मैंने भी अपने विचार बहुत प्रमुखता से मैं रखते आ रहा था पिछले 4-5 महीने से, जब से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना है जीएसटी काउंसिल में, जब भी ये विषय आया है बहुत मजबूती के साथ मैं रखते आ रहा था कि भारत की जनसंख्या आज युवा है और आने वाले समय में जनसंख्या बूढ़ी होती जाएगी, तो हेल्थ इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के विषय बहुत जरूरी होते जाएंगे। देश की जनसंख्या डेमोग्राफी जिस तरह से बदलेगी उन परिस्थितियों में, तो भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए इस पर जीएसटी 0 किया जाना चाहिए। अब बीमा को एक नेसेसिटी, एक आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए, किसी प्रकार की लग्जरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। और मेरा लॉजिक ये भी था कि हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं, हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा महंगे जो आलीशान वाले हॉस्पिटल के बेड होते हैं उनको छोड़कर बाकी में हेल्थ सर्विसेज में 0 जीएसटी लगता है। तो अगर हेल्थ केयर की चीजों में, हॉस्पिटल के फीस में 0 जीएसटी लगता है, तो कोई व्यक्ति भविष्य में अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा करा रहा है तो उस पर भी 0 जीएसटी लगना चाहिए। इसे भी इस जीएसटी में पूरी तरह से अप्रूवल कराने में सफल हुई है। उसमें भी कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का विभिन्न राज्यों और केंद्र को टोटल रेवेन्यू लॉस होगा, बट देश की जनता के हित में बीमा सेक्टर को, हेल्थ बीमा, जीवन बीमा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह के दीर्घकालिक विजनरी डिसीजंस को कराने में मोदी जी। आप बता रहे हो निर्मला सीतारमण जी की लीडरशिप थी कि कोई भी डेफर नहीं हुआ, सब पर राजी हो गए। किस हुनर से हुए, पुचकार के या हंटर चला गए?
नहीं, हंटर तो क्या, वहां पर तो सबको डेमोक्रेटिक राइट है, सभी को अपने विषय रखने का पूरा अधिकार है। और मैं मानता हूं जीएसटी काउंसिल भारत के सहकारी संघवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीएसटी काउंसिल में लिए गए निर्णय को पार्लियामेंट भी अप्रूव कर देता है, राज्यों की विधानसभाएं भी अप्रूव कर देती हैं, इतनी पावरफुल बॉडी है। और उस कितना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कितना बड़ा उदाहरण है हिमांशु जी, उसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वहाँ कोई भी निर्णय 75% मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। जो अगर वोटिंग का भी स्थिति कभी बने, जो कि लगभग कभी बनती नहीं, आज तक सहमति करा लिया जाता है, एक आध कोई एक्सेप्शनल कोई एक आध मामला आया है 8 सालों में, बाकी सभी में आम सहमति बना ली जाती है। लेकिन अगर वोटिंग भी कराने की स्थिति आए तो 75% मेजॉरिटी के साथ निर्णय हो सकता है। वहां कोई जनरल मेजॉरिटी, सामान्य मेजॉरिटी जो 50% से अधिक लोग सहमत हो जाएं, ऐसे कोई मेजॉरिटी से वहां निर्णय नहीं लिए जाते हैं। भारत सरकार ने अपना वेटेज 1/3 ही रखा है, राज्यों का वेटेज 2/3 रखा है, लगभग 33% का वेटेज भारत सरकार का है, लगभग 66-67% का वेटेज राज्य सरकारों का है। तो इससे अच्छा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कोई स्ट्रक्चर उदाहरण नहीं हो सकता। इतना शानदार तरीके से इसे बनाया गया है और मेजॉरिटी 75% के साथ निर्णय लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक बॉडी है और राज्यों की जनता के जो हित में होता है, अर्थव्यवस्था के हित में होता है। अगर कोई अपने सीमित स्वार्थ के लिए कोई राज्य अगर कोई उसका विरोध भी कर रहा हो तो अल्टीमेटली उसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर आकर वो तो बोल नहीं सकता कि मैं जीएसटी में दाम कम कराने के लिए वोटिंग का मांग किया और उसके खिलाफ में वोट किया। ये तो कोई राज्य नहीं बोल सकता, क्यों अंदर में भले ही विरोध करें, जो डबल स्टैंडर्ड के साथ, दोगलेपन के साथ कई विपक्षी राज्य करते हैं, लेकिन बाहर बोल नहीं सकते, इसलिए वोटिंग की नौबत नहीं आती है और डेमोक्रेटिक तरीके से निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में फैसला लिया गया। अच्छा, आपने टैक्स कटौती के संदर्भ में तो रिपोर्ट्स ले आए, पर इसके साथ में एक शब्द और प्रचलन में आया है, आप तो उससे अवगत हैं, उसे बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। जब से जीएसटी आया उसके बाद अधिकारियों को असीमित किस्म के अधिकार मिले, व्यापारी थरथरा जाते हैं। जीएसटी के अधिकारी देहरी क्या चढ़ते हैं प्रतिष्ठान की, व्यापारी हो या उद्योगपति, घबराने लगता है। उसके संदर्भ में कुछ बात किए क्या आप लोग? इससे कैसे राहत दिलाएं, इस पर भी कुछ विचार कर रहे हैं या लग रहा है इसे और कैसे बढ़ाएं ताकि ये लोग थोड़े और घबराएं? इसमें कुछ विचार कर रहे हैं ओबी चौधरी जी के? नहीं कर रहे हैं? बहुत जरूरी है किसी अर्थव्यवस्था में जो टैक्स देने वाला है, व्यापारी भी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी भी देता है, गरीब आदमी भी देता है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास आदमी का भी देता है, साबुन तेल सब में भी दिया जाता है। तो बेसिकली कोई भी टैक्स देने वाला है किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो एक कंफर्ट जोन में होना चाहिए, वो एक खुशनुमा माहौल में होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। ये सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं तो और जीएसटी के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि एक तो सेंट्रल जीएसटी होती है, एक स्टेट जीएसटी होती है। तो स्टेट जीएसटी को स्टेट के जो कमर्शियल टैक्स मिनिस्टर होते हैं वो उसके माध्यम से राज्य सरकार डील करती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट, सब लोगों का उस पर नियंत्रण है एक तरह से। और दूसरा सेंट्रल जीएसटी, उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो मैं तो अपने राज्य के जीएसटी मीटिंग्स में स्पष्ट रूप से कहता हूं, आपके माध्यम से मीडिया में भी कह रहा हूं कि अगर किसी के टैक्स कंप्लायंस में, टैक्स देने में 10% 20% की कमी बेसी हो, इस तरह के केस को देखो ही मत, उसको देखो ही मत, मैं बोलता हूं। लेकिन जो लोग फर्जी फर्म बनाकर, सैकड़ों फर्जी फर्म बनाकर सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपए को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, संगठित तरीके से, संगठित अपराध की तरह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह उस पैसे को, सरकार के पैसे को लूटने का ही धंधा करते हैं, इस तरह के लोगों पर जो बड़ा प्लान्ड तरीके से बड़ा है, उन पर ही कार्रवाई की जाए तो पर भी टैक्स सिस्टम काफी हद तक सुधर सकता है। तो उन चीजों पर ज्यादा हमारा फोकस है। मैं यही कहना चाहूंगा, किसी का 10% 20% 19-20 हो, उसे विभाग बिल्कुल इग्नोर करता है, क्योंकि 19-20 वाले मामलों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, मैं मानता हूँ। गड़बड़ कर रहा है, कोई व्यक्ति सैकड़ों फर्म बनाकर सरकार के पैसे को लूटने का काम कर रहा है, उस पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी मानेंगे, आम जनता भी मानेगी, सब लोग मानेंगे, तभी राज्य की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। और कोई व्यक्ति चोरी करता है तो इसका मतलब है सरकार के पैसे चोरी नहीं करता, आम जनता के हितों की चोरी करता है, क्योंकि उसका प्रभाव कहीं न कहीं मीडिया पे, इन सब पर पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से हमको चीजों को देखने की जरूरत है। और जीएसटी आने के बाद मैं मानता हूं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हुआ है, सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इस जीएसटी काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के सरलीकरण करके
3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाए, उस दिशा में बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए हैं। जो उनको आईटीसी इनपुट क्रेडिट जो रीपेमेंट होना रहता है उसे ऑटोमेटेड करने के बारे में कई रिफॉर्म्स हुए हैं। तो रिफॉर्म्स लगातार जीएसटी के माध्यम से हो रहे हैं। जीएसटी के पहले के रिजीम में 17 प्रकार की टैक्स लगते थे, कोई सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, कोई भी व्यक्ति कहीं भी धमक जाता था, किसी राज्य में प्रवेश करने से पहले गाड़ियों को रोक दिया जाता था, करप्शन होता था, पैसा नहीं दे तो आदमी एंट्री नहीं करने देता था। कोई माल मान लीजिए भारत के उत्तर से दक्षिण भेजना हो या पूरब से पश्चिम भेजना हो तो इतने राज्यों को पार करना पड़ता था, तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता था। आज जो जीएसटी आया है उससे पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, प्रोसीजरल रिफॉर्म हुआ है, ऑनलाइन सब चीजें आ गई हैं, इससे लोगों को सुविधा हुई है और उसी कारण से टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा हिमांशु जी कि जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती जाती है तो इकोनॉमी के डायरेक्ट टैक्स देने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पर्सनल इनकम टैक्स देने वाले लोग, कारपोरेट टैक्स देने वाले लोग, दोनों मिलाकर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स देने की कैपेसिटी किसी इकोनॉमी की बढ़ती जाती है और उसी के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट को तेजी से कम करना चाहिए। वही इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सकती है, वही मोदी जी कर रहे हैं। जीएसटी आया था 2017-18 में, उस समय जो डायरेक्ट टैक्स थे भारत देश के वो 10 लाख करोड़ थे, आज 2025 में 22 लाख करोड़ हो गए बढ़कर। उसका पैसा भी राज्यों को 41% डिवोल्यूशन के रूप में वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को मिलता है, उसका लाभ राज्यों को भी मिल रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स पे कम रेट को मोदी जी कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का प्रभाव गरीब आदमी पर भी पड़ता है, साबुन तेल खरीदने वाले पर भी पड़ता है, लोअर मिडिल क्लास पर भी पड़ता है। वही मोदी जी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है डायरेक्ट टैक्स, कारपोरेट टैक्स या इनकम टैक्स बढ़ाने वाले लोगों की कैपेसिटी और संख्या बढ़ रही है। इसे भी बड़े आर्थिक सुधार के रूप में और इकोनॉमी के सकारात्मक दिशा में ट्रांजिशन के रूप में और एक डेवलपिंग इकोनॉमी के डेवलप्ड इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था के विकसित केंद्र सरकार। तो मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ चौधरी साहब, आपने बहुत विस्तार से हमें हर बात के तसल्ली से समझाया, पर आप बार बार इस बात को लेकर आ रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। तो आखिरी सवाल मेरा यही है कि ये जो विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित है? कुछ आपकी निजी समझ है कि ये यात्रा कब जाकर थमेगी, कब हम एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन के तौर पर पहचाने जाएंगे? इसको लेकर कोई स्पष्टता आपके जहन में है या अभी आप भ्रम की स्थिति में चल रहे हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं है? हिमांशु जी, मैं इस मामले में पहले ऐड करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मूल मंत्र अपनाते हुए सभी दिशा में काम किया है। केंद्र सरकार ने बड़ी उदारता के साथ निर्णय लिए हैं। फाइनेंस कमीशन के तहत जो राज्यों को डिवोल्यूशन होता है वो सीधा बढ़ाकर मोदी जी ने 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। बाद में एक एक्सेप्शनल परिस्थिति कारण उसे 41% किया गया है। SCA स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के साथ के तहत भारत सरकार को किसी ने नहीं बोला था कि राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए सड़क, पुल, बिजली, इरिगेशन, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दो, उस योजना को उन्होंने लाया। 32% को 42% किया, आज शेष को समाप्त कर दिया। ऐसे बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। इन सबसे राज्यों की भी कैपेसिटी बढ़ रही है। और आपने जो सवाल किया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था हमारी भारत देश की कब विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी, आपको कोई डाउट तो नहीं है। मुझे तो छोड़िए, दुनिया के किसी देश को और दुनिया के किसी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को भी कोई डाउट नहीं है। मोदी जी के लीडरशिप में जिस तरह से पिछले एक दशक में देश चला है, उससे सबको स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अमृत काल में, अर्थात आज़ादी के 75वें साल से लेकर 100वें साल के 25 साल में जो हम एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके तहत 2047 तक निश्चित रूप से भारत देश की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी। मोदी जी ने केवल लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, केवल कोई दिवा स्वप्न नहीं देखा है, कोई डे ड्रीम नहीं देखा है। उन्होंने स्पष्ट रोड मैप के साथ काम किया है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए हैं और लेते रहते हैं जो राजनीतिक हितों के, राजनीतिक स्वार्थ के विपरीत भी होते हैं। आज एक स्पष्ट रोड मैप के साथ देश आगे बढ़ रहा है।
राज्य सरकारों को केंद्र का भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकारें भी आजकल देखिए सभी विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, गुजरात विकसित गुजरात कैसे बनेगा, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जी कर रहे हैं कि विकसित आंध्र प्रदेश कैसे बने। सब लोग उस दिशा में सोच रहे हैं, स्पष्ट रोड मैप बना रहे हैं, जरूरी रिफॉर्म्स को भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का ये आंदोलन बनना चाहिए, जन आंदोलन बनना चाहिए, और जनता को भी आगे आकर अपने अपने प्रदेशों को, अपने देश को एक विकसित देश, विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में सब लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कोई सरकार मात्र के चाहने भर से भी नहीं होता है। जब ये जन आंदोलन बनता है, एक किसान, एक मजदूर, एक रिक्शा वाला, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, सब लोग जब इस दिशा में सोचते हैं और काम करते हैं एक विजन के साथ, और तो देश विकसित बनता है। और उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गहराई के साथ, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है 2047 तक ईश्वर चाहेंगे तो आप भी उस दिन को देखेंगे, मैं भी उस दिन को देखूंगा, भारत विकसित देश होगा। बहुत ही सच्ची कामना के साथ ओबी चौधरी जी ने हमारी इस बातचीत का समापन किया है। विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हैं, सही दिशा में अग्रसर है। इसका भरोसा इस बात से आना चाहिए कि पहले आयकर और अब जीएसटी के संदर्भ में कर सुधारों को लेकर इतने बड़े फैसले सरकारें ले पा रही हैं। सरकार की हैसियत बन रही, तभी ये फैसले हो पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी को राहत पहुंचाने वाले ऐसे फैसले आगे भी लिए जाते रहेंगे और ओबी चौधरी उसमें भूमिका निभाते रहेंगे। ओबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से, किसी नए विषय को लेकर सार्थक संवाद। पर आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।